दोस्तों, बचपन में सारे ही बच्चे बहुत शरारती होते हैं। तो अगर हम हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी भी बहुत शरारती थे। अब क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, सुपर पावर्स थी, शक्तियां थी, वो शक्तियों को वो मिसयूज करते थे और लोगों को तंग करते थे। अब वो मिसयूज शरारत में करते थे, इनोसेंस में करते थे, उनका पर्पस किसी को हर्ट करने का नहीं होता था। अक्सर बचपन में लोग ऐसी शरारतें करते हैं और काफी लोग तंग आते थे हनुमान जी की इन शरारतों से। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे ऋषि मुनि थे, जब तपस्या कर रहे होते थे तो हनुमान जी उनको तंग करते थे। तो किसी एक दिन एक ऋषि मुनि को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने हनुमान जी को एक श्राप दिया। वो ये श्राप था कि भैया अब से आप अपनी शक्तियों के बारे भूल ही जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास कुछ शक्तियां हैं भी कि नहीं। लेकिन हमने हनुमान जी की शक्तियों के बारे पढ़ा है, चाहे वो संजीवनी बूटी लेके आना हो, चाहे वो लंका जाना हो। हनुमान जी को काफी सालों बाद जांबव मिलते हैं और जांबव उनको उनकी शक्तियों के बारे एहसास दिलाते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, 15 सितंबर की बात है। निर्मला सीतारमण जी, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ, इंडिया इंक जिसको हम कहते हैं। अब उन्होंने कॉर्पोरेट लीडर्स को यह कहा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को यह कहा कि भाई देखिए, क्या आपको अपनी शक्तियों के बारे एहसास दिलाना पड़ेगा? आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या आपको भी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी, क्या उसी तरह से एहसास दिलाना पड़ेगा जैसे जांबव ने हनुमान जी को एहसास दिलाया था अपनी शक्तियों के बारे? तो भाइयों बहनों, मैं आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन और एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो लीड आर्टिकल रहेगा वो रहेगा इंडिया इंक नीड्स अ हनुमान लीग। तो ये इंडियन इकोनॉमी से पर्टिनेंट है, हिंदू में आया है आज। उसके अलावा एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, द फेट ऑफ चिप्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यहां पे बात करी जाएगी, ये भी हिंदू में आया है। फिर एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में करेंगे, रेवड़ी कल्चर के चलते, रेवड़ी पॉलिटिक्स के चलते हमने काफी सारे आर्टिकल्स एनालाइज करे हैं, काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं न्यूज़पेपर्स में, जो कि बताते हैं कि फ्रीबी कल्चर को प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहां पे एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में जो कि डिफेंड करता है रेवड़ी कल्चर को। तो आइए यहां पे भी देखेंगे कि कॉलमनिस्ट के व्यूज क्या हैं। और एक आर्टिकल आईआर से ओरिएंटेड रहेगा, द कोलिशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, ये हिंदू में आया आर्टिकल आज। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ, व्हाई इंडिया इंक इज नॉट टेकिंग अ हनुमान लीप? अब जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ हफ्ते पहले की बात है, ये मीटिंग हुई थी जहां पे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कंसर्न्स रेज करे थे कि देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां पे हम बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना सकें। हम डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, न्यू सेक्टर्स हैं, चाहे वो फिनटेक है, चाहे वो एडुटेक है, स्टार्टअप कल्चर को बहुत बूस्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को काफी बूस्ट कर रहे हैं। हमने काफी ज्यादा रिडक्शन कॉर्पोरेट टैक्स में भी करा है। इनफैक्ट अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की रिडक्शन की बात करें तो कहां एक जमाने में 30% था, वो 22% हो चुका है। और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15% है। तो निर्मला सीतारमण जी पूछ रहे हैं कि उसके बावजूद, इतना रिडक्शन करने के बाद भी कहां प्रॉब्लम आ रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, बार बार हम बात करते हैं, तो चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है सरकार के द्वारा या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उससे क्या होगा? इकोनॉमी में बूस्ट होगा, डिमांड में राइज होगा। लोगों के पास, अब देखिए, लोगों की जेब में पैसा होगा तभी वो चीजें डिमांड करेंगे, लोगों के पास नौकरी होगी तभी वो चीजें डिमांड करेंगे। उसके लिए इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक रिमाइंडर की यहां पे बात आती है। देखिए, उन्होंने एक रिमाइंडर दिया कॉर्पोरेट्स को कि भाई, जो आज अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो बहुत कम हो रही है। उन्होंने चैलेंज करा कॉर्पोरेट लीडर्स को कि आप और इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर ऑफ नेशनल इनकम, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एज अ शेयर ऑफ नेशनल इनकम, वो बहुत कम हो चुका है। अगेन उन्होंने बात बोला कि क्या आपको भी, प्राइवेट सेक्टर्स को भी, ये प्राइवेट सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनको भी क्या याद कराना पड़ेगा, जैसे हनुमान जी को जांबव ने याद कराया था उनकी शक्तियों के बारे। अब हनुमान जी की हम बात करें तो वो राम भक्त थे, वो तो डिवोटेड थे लॉर्ड राम को, ठीक है, और वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे। हमने रामायण में पढ़ा उनके बारे, ठीक है, वो अपनी जान पे बाजी लगा के कहीं मर्जी जाने को तैयार थे भगवान राम को और सीता माता को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स हैं, क्या वो इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार है? क्या वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को? तो यानी कि यहां पे ये बात कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि प्राइवेट फर्म्स तो दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट, तो क्या वो अपनी इस एक्सपेक्टेशन को सेट अपार्ट कर सकते हैं और पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटल वेलफेयर के बारे ज्यादा सोच सकते हैं? बिकॉज इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी करके हम ज्यादा जॉब क्रिएशन कर पाएंगे। अब जहां पे, अब ये फैक्चुअल चीजें इसको प्लीज नोट कर लेना, मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या चीज नोट करने वाली है क्या नहीं है। एक छोटी सी लाइन ही है, वो आपको ये बात पता हो, कहीं आपने आंसर में लिखना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है दैट अकाउंट्स फॉर क्लोज टू 75% ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। इस करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ताकि हम कैपिटल फॉर्मेशन को रिवाइव कर सकें और आगे जाके हम सस्टेन्ड ग्रोथ देख सकें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कहना क्या होता है, वो कहता है कि भी पहले सरकार 4 पैसे खर्च करे तो 2 पैसे तब हम बाद में खर्च करेंगे। अब उनकी बात भी लेजिटिमेट है, महामारी है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई है, तो प्रॉब्लम्स तो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, देश विदेश में हम देख रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम कॉर्पोरेशन ये प्रेशर फील कर रहे हैं। लेकिन बात आती है सरकारी खर्चे बढ़ाने की। अब यहां पे थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट करते हैं। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने एक स्लोगन कहा था कि भाई हम सब, चलो सबका साथ सबका विकास, और एक और बात कही थी कि भाई मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, कि जो काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है उसमें सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। सरकार का काम होगा गरीबों की देखभाल करना, गरीबों की रक्षा करना। और प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हम 1991 के बाद एक न्यू लिबरल इकोनॉमी में रहते हैं, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात आती है, सोशलिस्टिक मॉडल हम नहीं फॉलो करते हैं, तो लेट द प्राइवेट सेक्टर टेक द लीड, द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन। ये बात मोदी जी ने बार बार एम्फसाइज करी थी और बहुत कोशिशें भी करी हैं हमने, भारत सरकार ने बहुत कोशिशें करी और सही दिशा में कोशिशें करी हैं कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और फैसिलिटेटिव बनाया जा सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कैसे भारत थोड़ा बेटर कर सकता है, और कैसे स्टार्टअप कल्चर को भी प्रमोट किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं अनलीशिंग दी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। तो वो सब काम करा है अभी पिछले कुछ 8 सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। अब देखिए 2008-2009 की बात करें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब यूपीए 2 की सरकार थी और यूपीए 2 की सरकार में काफी घोटाले भी सामने आए थे। अब जब बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, करप्शन स्कैम सामने आते हैं, अलोंग विद द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अलोंग विद द यूरोजोन क्राइसिस जो कि 2010-11 में हो रहा था, तो कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। सरकार के अंदर अगर कॉन्फिडेंस कम हो तो प्राइवेट सेक्टर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस है तो ही प्राइवेट सेक्टर विलिंग होगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। चलो, अगर हम प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन की डिक्लाइन की बात करें तो ये सिर्फ मोदी जी की सरकार को ब्लेम करना सही नहीं होगा। ये ऐसी चीजें जो उन्होंने इनहेरिट करी थी, यूपीए 2 की लेगेसी की बात कर सकते हैं। अब इसके चलते यहां पे एक बात समझनी जरूरी है कि चलो बेशक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2014-15 से कम हो रही थी, चलो फिर बाद में नोटबंदी आया, जीएसटी आया, उसके चलते भी बहुत ठेस पहुंची प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। लेकिन व्हाट अबाउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा रोबस्ट क्यों नहीं थी 2014-15 के टाइम पे? इनफैक्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं थी बिटवीन 2014 टू 2016। नाउ अब यहां पे एक और बात आती है कि जब सरकार देख ही रही थी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ाया? इतिहास गवाह है, 1947 के बाद, आजादी के बाद, चाहे वो 1950s की बात करें, चाहे वो 1980s की बात करें, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट अपवर्ड इकोनॉमी में तभी आया है जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला है। इनफैक्ट अगर हम अर्ली 2000s की भी बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का ट्रांजिशन हो रहा था, तो अक्सर ये कहा जाता है कि 2004 से लेकर 2011-12 तक जो 8%, 8.5%, 9% जीडीपी ग्रोथ भारत ने देखा था, वो कहीं ना कहीं समझदारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी। और हमने अर्ली 2000s में .com बूम देखा, टेलीकॉम सर्विसेज में हमने बूम देखा, आईटी एक्सपोर्ट्स में हमने बूम देखा, आईटी सर्विसेज में हमने बूम देखा, तो वो सब ठीक है। लेकिन अभी पिछले कुछ हम 8-9 सालों की बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत कम है। तो जरूरी है प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। तो 4 पैसे सरकार लगाए, 2 पैसे तभी प्राइवेट सेक्टर लगाने को तैयार होगा। तो यानी कि दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो समझना बहुत जरूरी है। ये बात आप ध्यान से समझिए, इस बात को भी नोट कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट बात है कि क्राउडिंग इन रादर देन क्राउडिंग आउट, यानी कि देखिए अगर तो सरकार ज्यादा पैसे खर्च करेगी तो देश विदेश से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो और पैसे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, तो क्राउडिंग इन मनी, ठीक है। लेकिन अगर घोटाले सामने आएंगे, स्कैम सामने आएंगे, ठीक है, या अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सामने आएंगी, तो प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस पे ठेस पहुंचेगा, प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, एंड देयर बाय कैपिटल फॉर्मेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो कम होगा। अब वेट एंड वॉच की बात आती है यहां पे। देखिए अभी इस साल के बजट में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर वो जो एसेट क्रिएशन वाला एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां पे इस बजट में तो कैपेक्स बढ़ाने की बात करी गई है। अब ये कहना कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके, तो वो बात सही है, लेकिन ये सस्टेन्ड तरीके से, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक साल में आपने कैपेक्स बढ़ा दिया। इस तरह का अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो वो कम से कम 15-20 सालों के लिए आप इसी रेट पे चलिए, यानी कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है 10-15 साल अगर बढ़ती रहेगी तो ही जाके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज्यादा फैसिलिटेटिव हो पाएगी। इवन आईएमएफ वैसे फिस्कली बहुत कंजर्वेटिव रहता है, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ये सजेस्ट करा है
कि इट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा फॉर द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो क्रूशियल एस्पेक्ट, यहां पे दो ऐसे एस्पेक्ट्स नोट करने बहुत जरूरी हैं। पहला कि जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यानी कि जो वायबल नहीं है, फिजिकली फीजिबल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो उन पे पैसा लगाना ही क्यों। और एक और सजेशन यहां पे दिया गया है कि लेट द स्टेट्स आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि प्रोडक्टिव रहेंगे। तो देखिए पिछले साल की भी बात है, मोदी जी ने रेड फोर्ट पे अनाउंस भी किया था इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे कि आने वाले 5 साल में 100 लाख करोड़ का खर्चा हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा। तो हम क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, हार्मनी बनाने की बात करते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बीच में, तो लेट द स्टेट्स आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू इंफ्रा जो कि प्रोडक्टिव हैं। और दूसरी बात यहां पे महंगाई की आती है। देखिए इन्फ्लेशन अभी तो देश विदेश में हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है, यूके, यूएसए, इंडिया, हर जगह महंगाई की प्रॉब्लम है। चलो एक राहत की बात आती है कि हम ये कहते हैं कि इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है जितनी यूके में है, यूएसए में है, लेकिन अभी भी आरबीआई के लिए चैलेंज है इन्फ्लेशन को टेम करना, है ना। हमारा कंफर्ट रेंज क्या है इन्फ्लेशन का, 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन जो है, अगर महंगाई ज्यादा है तो डेफिनेटली यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पहुंच सकता है। अगर महंगाई ज्यादा होगी तो डेफिनेटली सरकार इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी, ठीक है। इस करके यहां पे बहुत जरूरी है, अगर हम इन्फ्लेशन को टेम करने की बात करते हैं तो हमको ये बात रियलाइज करना जरूरी है कि यहां पे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण इन्फ्लेशन में बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। खास करके हम अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें, बहुत ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहता है, व्हीट और राइस को ग्रो करने पे रहता है, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं। कितनी सारी हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जैसे हम एडिबल ऑयल्स मंगवाते हैं बाहर से, पल्सेस मंगवाते हैं। अब क्यों नहीं हम इतना इम्पेटस, क्यों नहीं हम अपनी एमएसपीज को थोड़ा ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं, चाहे वो पल्सेस के लिए हो, चाहे वो एडिबल ऑयल्स के लिए हो। हम कम इंपोर्ट करेंगे, देर बाय जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन है उसका रिस्क भी कम रहेगा, ठीक है। तो अब डेफिनेटली यहां पे कॉलमनिस्ट कहते हैं कि आरबीआई, बेशक आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, लेकिन जो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण, और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण इन्फ्लेशन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, पैंडेमिक के चलते भी और इवन रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते भी। तो सप्लाई साइड इश्यूज में आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, वहां पे सरकार को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, वहां पे सरकार को एक एफिशिएंट फिस्कल पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी की भी अपनी लिमिटेशन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, कंटेन करने में। चलिए अगला आर्टिकल, द फेट ऑफ चिप्स विल डिटरमिन द फेट ऑफ नेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये हिंदू में आया है, अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब दोस्तों जहां पे हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो हम देखिए, आप और मैं कोरोना वायरस को हम देख तो नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए अब ये तो कहना कि हमको दिख जाता है, हाथ पे कहीं बैठा हुआ है, कहीं बालों पे बैठा हुआ है, वो तो नहीं दिखते वाला। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरोना वायरस इतना छोटा है, 0.1 से 0.5 माइक्रॉन्स के बीच में, और उसके आधे साइज का आपका ये जो सबसे ज्यादा एडवांस चिप्स यूज करी जाती हैं आपके स्मार्टफोन्स में, आपके टीवीज में, स्मार्ट टीवीज में, आपकी एलईडीज में, ठीक है, आपके लैपटॉप्स में, तो वो कितनी ज्यादा छोटी हैं ये जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। और देश विदेश में कितने नेशंस का जो फेट है, जो किस्मत है, ठीक है, जो दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य को, वो इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ सिलिकॉन पे निर्भर करता है। और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, है ना, ये काफी लोगों की और काफी देशों की जिंदगी आबाद भी कर सकते हैं और काफी लोगों की और देशों की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं, इतने छोटे से चिप्स। क्या आप ये बात जानते हैं कि, चलो हम एप्पल के फोन की बात करते हैं, एप्पल का जो A16 चिप है उसके अंदर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये किसने बनाए हैं, ताइवान। जैसे कि हम जानते हैं कि ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग काफी करी जाती है, ताइवान इज द लीडिंग कंट्री एज फार एज द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। तो TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है चिप्स का। और TMSC ने प्लेस करे हैं 1 क्विंटिलियन इज 1 फॉलोड बाय 18 जीरोस ट्रांजिस्टर्स ऑन जस्ट द आईफोन चिप। अब आप इमेजिन करिए कि आप स्टोरीज जो अपनी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, या जो आप मैसेज सेंड करते हैं, कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वो किस पे निर्भर करता है, वो इन चिप्स पे निर्भर करता है। तो मानिए या ना मानिए, अब एप्पल के पास पैसे की कमी तो नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए एप्पल के पास हैं, इतने महंगे तो उनके फोन ही आते हैं, लेकिन वो भी अपने आप इन हाउस ये चिप्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे जो फोन कहां असेंबल हो रहे हैं, ताइवान में असेंबल हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें TSMC की जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी की, दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल फैक्ट्री।
और देखिए चिप्स अभी बहुत बहुत लिमिटेड ज्योग्राफीज में मैन्युफैक्चर करे जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ करे जा रहे हैं? ताइवान हो गया, साउथ कोरिया, यूएसए, जापान, नेदरलैंड्स एंड चाइना। एक बात और हम समझें कि ये जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ज़्यादा करी जाएगी जहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जहाँ पे वो अबंडेंस में अवेलेबल होंगे। अब जैसे हम लड़ाई की बात करें तो कैसे ये चिप्स का जो इस्तेमाल है इवन मिसाइल्स में करा जा रहा है। चलो रशिया यूक्रेन की हम लड़ाई की बात करें तो यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं वो अमेरिका के द्वारा, वेस्टर्न लाइज के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो मिसाइल्स हैं ये चिप्स के द्वारा पावर्ड की जाती हैं? रशिया के पास भी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, लेकिन उसकी जो क्षमता है इस तरह के मिसाइल्स को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करने की वो बहुत लिमिटेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड सैंक्शंस ऑन इट। नाउ रशिया के पास क्या है? रशिया के पास कॉम्बिनेशन है कुछ चिप्स का जो कि उन्होंने चुराए हुए हैं, ठीक है, कुछ जो कि वहां पे रशिया में ही बने हैं और कुछ जो उन्होंने इन द पास्ट इंपोर्ट करे थे फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो अब ये बात भी हम समझे कि लड़ाइयों में मिसाइल्स को पावर करने के लिए भी चिप्स की कितनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपके फोन हो, गाड़ियां हो, ठीक है, आपके लैपटॉप्स हो, या इवन अगर हम बैटलफील्ड की बात करें मिसाइल्स हो, तो ये जो चिप्स हैं बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो एक बात को हम बहुत स्पष्ट तरीके से समझें कि एक तो होता है कि आपने चिप्स मैन्युफैक्चर करने हैं और एक होता है कि भी आप उसको कैसे फैब्रिकेट करेंगे, कैसे सिंथेसाइज करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये एक और चैलेंज होता है और आने वाले जो कुछ डेकेड्स हैं तो इंडिया के लिए भी बहुत चैलेंज होगा। देखिए जहां पे अभी हम क्रिटिकल सेक्टर्स की बात करें, डिफेंस है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हम सड़कों पे देखेंगे। तो ये चिप शॉर्टेज के कारण इन सभी सेक्टर्स पे इंपैक्ट हो रहा है। अगर आज अभी गाड़ी आप लेने जाएंगे तो आपको वेटिंग पीरियड के लिए कहेंगे कि जी आपको भी 1 ईयर के लिए, 18 मंथ्स के लिए आपको अपनी गाड़ी के लिए वेट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये चिप शॉर्टेज पीछे से चल रही है और ये प्रॉब्लम अभी चलती रहेगी आने वाले 1-2 साल के लिए भी। नाउ चिप्स एट द हार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो देखिए दोस्तों, जहां पे अमेरिका की बात आती है, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया और चाइना, उन्होंने लगभग $200 बिलियन से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर सेक्टर में करी है। इनफैक्ट अगर हम भारत की बात करें तो जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, PLI स्कीम की हम बात करें, उसके चलते लगभग 76,000 करोड़ का जो बजट है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इरमार्क करा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट आप ये बात देखिए कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो नैंसी पेलोसी हैं जो कि यूएस के स्पीकर हैं, वो ताइवान गए थे, उससे कितना हंगामा हो गया था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि चाइना ताइवान के बीच में अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन में हो ना हो, लेकिन यहां पे शुरू हो जाएगी। और अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने कहा था कि भाई अगर जरूरत पड़े तो हम ताइवान को डिफेंड करने के लिए भी तैयार हैं, हम ताइवान के साथ खड़े हैं। क्यों? एनी गेसेस व्हाई? बिकॉज और कोई देश है जिसके पास इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जितनी ताइवान के पास है? तो दैट इज वन रीजन कि अमेरिका क्यों ताइवान को डिफेंड करने के लिए इतना ईगर था। नाउ डोंट बी फॉक्सकॉन, यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। देखिए अभी रिसेंटली हम वेदांता फॉक्सकॉन फैसिलिटी की बात करें, वो जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में अभी फैसिलिटी सेटअप करी गई है, महाराष्ट्र में नहीं सेटअप करी गई। उसको लेके काफी बीच में न्यूज भी आ रही थी, काफी पॉलिटिक्स भी उसमें आ जाता है। बहरहाल उस बात को हम अगर सेटअप आउट करें तो बहुत सारे राज्य सरकारें हैं जो कि कंपीट कर रहे हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे स्टेट्स में सेटअप हो सकती हैं। और हमारी भी कोशिश है कि कैसे हम चिप मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडाइज कर सकते हैं थ्रू दी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लेकिन यहां पे कॉलमनिस्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है, एक मैसेज दे रहे हैं कि डोंट बी फॉक्सकॉन्ड। तो यहां पे एक छोटा सा इंसिडेंट वो बताते हैं कि जून 2018 में विस्कॉन्सिन में यानी कि अगर हम टेरी गाओ की बात करें, ये बेसिकली ताइवान बेस्ड बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है, वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। नाउ ये चेयरमैन है फॉक्सकॉन के। अब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सौदा किया था, एक डील करी थी। इन्होंने कहा था कि भाई मेरे को $5 बिलियन आप सब्सिडीज में दो सेमीकंडक्टर सेक्टर में, और आई विल अश्योर कि भी बहुत सारी नौकरियां, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप काफी कंजर्वेटिव थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये था जो स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप को था कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आके अमेरिकन वर्कर्स की जॉब्स ले रहे हैं। तो अब वो अमेरिका को फिर से ग्रेट करना चाहते थे, महान बनाना चाहते थे, अमेरिकन जॉब्स क्रिएट करना चाहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते थे। कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे मेरे कंट्री में, मेरे देश में जो बेरोजगारी है वो कम हो सके, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, टेरी गाओ ने $5 बिलियन इन सब्सिडीज, ये जो डील थी, सिक्योर करी, लेकिन एक पैसा नहीं खर्च हुआ। उन्होंने अश्योर किया था कि इतनी सारी मैं नौकरियां क्रिएट करूंगा, इतनी यहाँ पे एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा हमारे यहाँ पे ना हो कि भारत सरकार सब्सिडीज दे रहे हैं करोड़ों में, हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने $5 बिलियन की सब्सिडी दे दी थी। इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारा तो पूरा बजट ही
केवल 70-75 हज़ार करोड़ का है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। तो इतने हमारे पास फंड्स नहीं है। तो अगर कल को हम किसी ऐसे बड़ी कंपनी को, फॉक्सकॉन की फैसिलिटी को हम इतने पैसे दे दें और कल को एक भी पैसा इन्वेस्ट ना किया जाए और वो कंपनीज पैसा लेके बाहर चले जाए, तो इससे हमको नुकसान होगा। और एक और बात समझनी जरूरी है कि जहां पे हम कंपीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और जहां पे हम कंपीट कर रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप हो सके, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये बात का हम ध्यान रखें कि ये जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा बिजली और पानी कंज्यूम करती हैं और हमारे पास पानी भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये कुछ चिंता की बात है जो यहाँ पे प्रकट करी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बताते हैं कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट कॉस्ट बिटवीन $15 बिलियन टू $20 बिलियन। और देखिए अब ये कहना कि आज एक आपने प्लांट खड़ा कर दिया, चाहे गुजरात में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उसका जो इम्पैक्ट है या उसकी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें उसको काफी साल लग जाते हैं। एकदम से रातों रात वो आप कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अभी ऑलरेडी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, और इसके चलते जो गेम ऑफ चिप्स है दैट इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। चलिए अगला आर्टिकल, इन डिफेंस ऑफ फ्रीबीज की यहां पे बात करी जा रही है। देखिए लोगों के व्यूज होते हैं, अभी तक तो हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं फ्रीबी कल्चर को लेके, रेवड़ी पॉलिटिक्स को लेके, तो वहां पे एक बात लेजिटिमेटली यही करी गई कि अच्छी बात नहीं है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि फ्री में आपको पानी बिजली ये सब बांटते रहेंगे। ऑब्वियसली इसके फिस्कल कॉस्ट भी होते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ये फ्रीबीज आर एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स पेड। नाउ वी ऑल नो दैट। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट कॉलमनिस्ट पेश करते हैं, तो उनके हम व्यूज पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं देखिए अभी तो हमारे यहाँ पे डिबेट चल रहा है कि अभी कितने ज़्यादा जो सरकारें हैं कितना ज़्यादा वो प्रो बिजनेस है और कितना ज़्यादा वो प्रो पुअर है। ये बात को तो हम नहीं कह सकते, झुटला नहीं सकते कि यहाँ पे गरीबी बहुत है, इनइक्वालिटी बहुत है। न्यूज़पेपर्स में हम रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं कि इनइक्वालिटी जो है कोविड के चलते और ज़्यादा वाइडन हो गई है कि अमीर बहुत अमीर हो गए हैं, गरीब और गरीब हो गए हैं। और डेफिनेटली इस बात के ऊपर डिबेट करना कि कैसे गरीबों की जिंदगी में सुधार लेके आया जा सकता है, तो डिबेट करने में तो कोई बुरी बात नहीं है, या इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस निकालने में कोई बुरी बात नहीं कि कैसे हम उन लोगों का भला कर सकते हैं जो लेस फॉर्चुनेट हैं। ठीक है, तो वन कुड डिबेट कि कैसे हम सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, कि कैसे हम एजुकेशन में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों की कैपेसिटीज को और बच्चों की कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं ना कैपेबिलिटी ड्रिवन अप्रोच। तो चाहे ज़्यादा हॉस्पिटल्स खड़े करना हो, चाहे ज़्यादा स्कूल्स बनाना हो, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना हो, तो ये सब तो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई अगर इस बात पे हम डिबेट करें तो इस बात पे तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रियल डिबेट यहां पे अगर हम कहें तो मिस हम कर रहे हैं। पब्लिक डिबेट फोकस कर रही है सो कॉल्ड फ्रीबीज के ऊपर, यानी कि यहां पे ये बात करी जा रही है कि कैसे सोशल सिक्योरिटी को, देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो औरतों के लिए हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक्सपैंड करना, उसकी कवरेज को और एक्सपैंड करना, आइडेंटिफाई करना बेनिफिशरीज को, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इस बातों पे इतनी डिबेट नहीं करी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को आप अगर एक्सपैंड करेंगे या यूनिवर्सल कवरेज में करेंगे तो मतलब कि आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। ठीक है, आप यानी कि मिठाइयां बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई ये फ्रीबी कल्चर के चलते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे एक 3 जज बेंच को ये मैटर रेफर कर दिया। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भी देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ चेंजेस हम प्रपोज कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, कि जो अपनी बड़ी बड़ी बातें मैनिफेस्टोज में वो कमिट करते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी हम आपको ये देंगे, साइकिल देंगे, स्कूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, आप वो कैसे खर्चा मीट करेंगे, ये सब बातें पब्लिक डोमेन में बताइए कि क्या आप में कैपेसिटी होगी, किस तरीके से आप अपने सारे के सारे डिमांड्स कंप्लीट करेंगे, आपको पब्लिक डोमेन में ये बातें रखनी होगी। इसको लेके एक आर्टिकल भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात आती है, ठीक है, गाइडलाइंस की बात आती है फॉर द स्टेट टू टेक। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को तो पता है भली भांति से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। तो आर्टिकल 36 की अगर हम बात करें, जहां पे संविधान इंकरेज करता है स्टेट को टू सिक्योर अ जस्ट सोशल ऑर्डर, या आर्टिकल 39 की बात करें कि भाई सरकार हर एक वो कोशिश करेगी कि कैसे जो इनकम डिवाइड है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो केवल 3 या 4 लोगों के तक सीमित ना हो। ठीक है, तो ये सब बातें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी करी जाती हैं। बेयर मिनिमम की बात करें, अगर मान ले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ना होते हमारे संविधान में, तो ये तो इंसानियत की बात है ना। देखिए अब इतने तो हम कठोर नहीं हो सकते हैं, जहां पे देखिए डिमांड ऑफ जस्टिस की बात आती है, ह्यूमैनिटी की बात आती है, कंपैशन की बात हो, तो यहां पे इतने कठोर तो हम नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट क्या ढूंढ रहा था, कोर्ट वाज ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर कि कैसे हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कैसे निकाल सकते हैं सोशल वेलफेयर के बीच में, ठीक है, ऑन वन साइड, और इररेशनल फ्रीबीज ऑन द अदर साइड। तो सोशल वेलफेयर, अगर डीपीएसपीज नहीं भी हैं तो सोशल वेलफेयर करने में तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंटरवीन करना कि टारगेट करना इररेशनल फ्रीबीज को, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट माइट बी इररेशनल फॉर द सुप्रीम कोर्ट और फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट माइट बी वेरी रैशनल फॉर अ पुअर पर्सन। ये बात एक सोचने का एक नजरिया यहां पे आता है। जरा सोचिए, अब अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, अब यहां पे ये बात करिए कि जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक गुड्स में, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ गुड्स वो एक फ्रीबी है। यानी कि देखिए, फॉर एग्जांपल हम सड़क बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, तो पब्लिक कंजम्पशन होगा, ठीक है। अब ये तो नहीं कि सड़क सिर्फ 3-4 लोग ही इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल पब्लिक सड़क का इस्तेमाल करेगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, आप मॉल्स बनाते हैं, ठीक है, स्टेट में लाइब्रेरी, आप सरकारी लाइब्रेरीज बनाते हैं, तो यहां पे पब्लिक कंज्यूम करेगी। लेकिन अगर हम पीडीएस के चलते राशन बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं, तो उसको फ्रीबीज कहा जाता है ना। टू से दैट पीडीएस की जो लीकेजेस की बात करें, इनएफिशिएंसी की बात करें, वो एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है। डेफिनेटली पीडीएस में भी बहुत, इनफैक्ट हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कहते हैं कि हमारा बहुत करप्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बट दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। लेकिन इस बात पे आर्ग्यू करना कि जो चीज बांटी जा रही है कि वो एक फ्रीबी है, ठीक है, और जो चीज बनाई जा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते, जो चीज यानी कि अगर हम सड़क बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, वो फ्रीबी नहीं है, तो इस बात पे कैसे आप डिस्टिंक्शन लेके आएंगे, ठीक है। अब लोगों को जो आप खाना भी बांट रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं पीडीएस के चलते, तो वो भी तो कंजम्पशन गुड ही है ना, ठीक है, वो भी तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनटैंजिबल एंटाइटलमेंट तो नहीं है वो भी। तो अगेन यहां पे ये बात सामने उठाई गई कि दैट देखिए, अगर हम पीडीएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि जी फ्रीबीज बांटी जा रही है, टैक्स पेयर्स मनी यहां पे बर्बाद हो रही है, बहुत ज्यादा हेविली सब्सिडाइज्ड हमारा पीडीएस सिस्टम है, जरा सोचिए अभी महामारी के चलते कितने लोगों को अनाज नहीं मिला था। अब चलो, अब हमने इसको लेके भी डिबेट करी थी कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको एक्सटेंड क्यों करा गया है, और पैसे बर्बाद होंगे। लेकिन अगेन इसका एक दूसरा पहलू भी आता है कि अगर सरकार एक्सटेंड नहीं करेगी, यानी कि अगर सरकार पीडीएस के द्वारा लोगों को फूड ग्रेन्स नहीं बांटेगी, तो फिर और कौन बांटेगा। तो इस बात को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, बिजली पानी अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, तो वो हमारी जो बेसिक नीड्स है वो मीट होती हैं। अब ये कहना कि भाई आज के ज़माने में 2022 में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान सिर्फ वही एक बेसिक नेसेसिटीज़ है, नहीं। आज के टाइम पे हमको वाईफाई भी चाहिए, आज के टाइम पे हमको स्मार्टफोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, ठीक है। तो आज के टाइम पे गरीबी और आज से 40 साल पहले की गरीबी में बहुत फ़र्क है। अब अगर ये बात पे भी डिबेट करते हैं कि जो सरकारें आती हैं अपने मैनिफेस्टो में कहती है जी हम मोबाइल फ़ोन बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे या स्कूटर बांटेंगे, कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि उसमें हर्जी क्या है अगर वो बांटते भी हैं। अब बच्चों के पास अगर स्कूटर है या लैपटॉप है तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंहांस होगी, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट है। आपके पास स्कूटर्स हैं, आपके पास अगर साधन है ट्रैवल करने के लिए, तो आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं, आप कम समय में कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये एक आर्गुमेंट यहाँ पे कॉलमनिस्ट सामने रख रहे हैं। इनफैक्ट जब डिबेट आती है कि भाई क्या कैश ट्रांसफर करे जाएं या फिर इन काइंड दिया जाए, ठीक है, तो यहां पे सजेशन दिया गया था डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश कैन बी मोर एफिशिएंट। तो जैसे हम जीन रीज या अमर्त्य सेन की बात करें, उन्होंने बहुत लंबे अरसे से वो ये बात का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि लोगों को आप ये अनाज बांटना चलो बंद भी कर दो, आप उनको जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया पीछे फ्लोट हुआ था कि आप उनको इनकम्स देना शुरू कर दो, ठीक है, हर महीने 5,000-6,000 रुपये देना शुरू कर दो। वैसे भी हम ऑलरेडी ओल्ड एज पेंशन तो यहाँ पे कैरी ऑन होती हैं, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के चलते हम जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, चाहे वो सरकारी नौकरी करते थे चाहे वो नहीं करते थे, ओल्ड एज पेंशन तो हम दे ही रहे हैं। तो क्यों ना इस तरह का जो अलाउंस है हम अनएम्प्लॉयड लोगों को भी हम थोड़ा एक्सटेंड करना शुरू कर दें। फॉरेन कंट्रीज में तो वो फंडा है ही है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, ठीक है। तो रादर दैन कि अगर ये डिबेट आती है कि आप फ्रीबीज बांट रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो कैश ट्रांसफर करना शुरू कर दो। काफी नोटेड इकोनॉमिस्ट ने बहुत सालों से ये बात का एक फेवर भी करा है। अब ये जो डिबेट ऑन फ्रीबीज है, अब यहाँ यानी कि जो अब ये जो बात सामने आई है फ्रीबीज की, यानी कि कहीं ना कहीं लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि लोग बेवकूफ हैं, कि लोगों को पता नहीं है, और लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज के नारे में आके, इनके लाइक बातों में आके भटक जाते हैं और ये उनको वोट देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन लोगों पे भरोसा करना चाहिए, बिकॉज देखिए आज का भारत डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट वी वर इन 1947। आज का जो सिटीजन है वो ज्यादा अवेयर है। तो जो पुअर वोटर है उसके ऊपर मिसट्रस्ट करना कि भी उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है और वो बेवकूफ बन रहा है और किसी और लीडर को इलेक्ट कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, ऐसी बात सोचना भी सही नहीं है। देखिए
जब हम नए नए आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रह पाएगा, लेकिन आज हमने वो कर दिखाया। आज 75 ईयर्स हो चुके हैं। आज इस बात को लेकर कोई डिबेट नहीं हो सकती कि हम डेमोक्रेसी के मामले में हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, हम ये बात नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी यहां पे सामने है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कभी ऐसा केस सामने क्यों नहीं आता, जब कभी ऐसी याचिका सामने क्यों नहीं आती जहां पे बात करी जाती है कि भी एक पर्टिकुलर क्लास को, जो कि वेल ऑफ क्लास है, उसको सरकार के द्वारा ज्यादा बेनिफिट मिल रही है। इस तरह की याचिका सामने क्यों नहीं आती है? ऐसी याचिकाएं सामने क्यों डाली जाती है जहां पे इस बात पे सवाल उठाए जाते हैं कि भी लोगों में, गरीब लोगों में रेवड़ियां बांटी जा रही, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको चूना लगाया जा रहा है? ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट में? तो इस सिक्के का दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, अब देखिए जो इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है, ठीक है, एज फार एज कि भी अपनी फंडिंग के बारे एक्सप्लेन करना कि कैसे आपने जो प्रोमिसेस करी मैनिफेस्टो में, कैसे आप उसको मीट करेंगे। आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का यहां पे इंटरवीन करना सही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग फॉर द पब्लिक, फॉर द पीडीएस, दिस नॉट ओनली कॉस्ट मनी, लेकिन इसके चलते, अगर पीडीएस के चलते ज्यादा फूड ग्रेन्स हम लोगों को बांट भी रहे हैं, तो हमारा कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हमारे जो वर्कर्स हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनके पास फ्री में ज्यादा फूड ग्रेन्स भी जा रहे हैं तो उनकी नरिशमेंट बेटर होगी। ठीक है, उनके जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, वो और बेटर होंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड है अनीमिक वुमेन का, अनीमिक बच्चों का। और अगर वो हेल्दी होंगे, अगर वो पौष्टिक खाना खाएंगे, तो डेफिनेटली जहां पे भी वो काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी। तो अगेन यहां पे इस सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो एक्सप्लोर करने की बात कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि क्या फ्रीबीज वाकई में इतनी इर्रेशनल है भी जितनी बनाई जा रही हैं? जरा सोचिए इस बात के बारे। फोकस क्या है डिबेट का? पूरी डिबेट का फोकस है कि कैसे हम बजटरी एक्सपेंडिचर को कट कर सकते हैं। कि भी केवल 1 या 2% लोग हैं भारत में जो कि इनकम टैक्स देते हैं। बार बार ये रिपोर्ट आती है। देखिए, वैसे हम अगर बात करें तो 5 लाख तक साल में जो लोग, जितना अगर आपकी इनकम साल में 5 लाख तक की है तो आपको एग्जेम्पशन इनकम टैक्स है। और मेजॉरिटी जो हमारे जो आईटीआर यानी कि जो इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल करते हैं, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो 5 लाख से कम कमाते हैं। इनफैक्ट अगर हम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रीसेंट रिपोर्ट की बात माने कि अगर आप महीने के 20,000 एक महीने के कमा रहे हैं तो आप टॉप 10% ऑफ ऑल इनकम अर्नर्स में आते हैं भारत में। तो अगेन यहां पे क्वेश्चन कॉलमनिस्ट एंड में ये सामने रख रहे हैं कि क्या वोंट इट मेक सेंस कि हम जो बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू करें? ठीक है, रादर दैन कि हम ये फ्रीबीज वाली डिबेट में एंगेज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम डाउट कर रहे हैं पुअर वोटर्स की क्रेडिबिलिटी को। हम डाउट कर रहे हैं कि जो पुअर वोटर्स हैं कि वो सही डिसीजन नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रीबीज वो गलत वोट डाल देंगे और कोई गलत इंसान पावर में आ जाएगा। तो सजेशन दिया गया कि क्यों नहीं हम जो ज्यादा वेल ऑफ लोग हैं उनको ज्यादा टैक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? अमीर देशों में भी तो ये प्रैक्टिस है। जैसे यूके में प्रैक्टिस थी 2010 से चलते आ रही थी कि जो 1.5 लाख पाउंड से ज्यादा कमाते हैं उनको 45% इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अगेन ये हर किसी की व्यूज हैं जो कि सामने कॉलमनिस्ट प्रकट करते हैं। लास्ट आर्टिकल आज का, द कोलिशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, इसको लेके हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, द वर्ल्ड इज इन अ केओस, ट्रबल्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो अभी रिसेंटली एंटोनियो गुटेरेस की अगर हम बात करें, जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूएन की, उन्होंने सवाल उठाए ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर। अगेन ये बात हम रेपिटेटिव लगेगी आपको, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन, वेयर इज ग्लोबल गवर्नेंस, वेयर इज यूएन, वेयर इज यूएनएससी? ठीक है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। जो सुपर पावर्स हैं, सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कैंप्स बने हुए हैं, अमेरिका वर्सेस रशिया, अमेरिका वर्सेस चाइना, चाइना रशिया ऑन वन हैंड। ठीक है, और इसके चलते अब G20 की भी बात करें तो G20 इज ऑल्सो इन द मिडल ऑफ अ जियोपॉलिटिकल डिवाइड। जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप इकोनॉमीज के, वो एक दूसरे का आमना सामना नहीं कर रहे हैं। रशिया, चाइना, दे डोंट वांट टू फेस जर्मनी, अमेरिका, ठीक है, दे डोंट वांट टू फेस द यूरोपियन यूनियन लीडर्स। तो ये डिवाइड जो है दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी बात है, ये यहाँ पे सवाल उठाया गया है। अभी ट्रबल टाइम्स है तो डेफिनेटली हमको एक ऐसे मैकेनिज्म चाहिए जहां पे संवाद यानी कि डायलॉग की बात करें, उसको प्रमोट किया जा सकता है ना, कैसे हम ये डिवाइड्स को कम कर सकते हैं। और यहां पे दोस्तों बात करिएगी कि भारत के पास मौका है कि ये डिवाइड्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। बिकॉज दिसंबर में आपको याद होगा, अभी मैंने फ्यू मिनट्स का भी एक साडे को वीडियो शेयर किया था जहां पे आपके साथ मैंने बात करी थी कि इंडिया के पास नॉन परमानेंट मेंबरशिप है यूएनएससी पे। वैसे तो 5 ही परमानेंट मेंबर्स होते हैं, लेकिन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं 2-2 साल के बाद। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है इंडिया के पास यूएनएससी की, वो दिसंबर 31, 2022 तक की है। और दिसंबर में हम प्रेसिडेंसी संभालेंगे यूएनएससी की सेशन की भी, और उसके साथ हमको G20 की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो अब जहां पे मेजर जो पावर्स हैं वो एक दूसरे का आमने सामने आने को तैयार नहीं है, फेस टू फेस बात करने को तैयार नहीं है, और आज जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड मैं कल न्यूज में पढ़ रहा था प्रॉब्ली बाय 2029 विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो हमारा जो रोल है, हमारा जो ओहदा है वो बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि कैसे हम ये डिवाइड को कम कर सकते हैं।
by this, assuming this leadership at G20, at SCO, and even at the UNSC session in December. तो मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर थ्रेट, और इज अंडर थ्रेट बाय हु? बाय द पीपल हु हैड प्रोपाउंडेड इट. फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करें, द होल आइडिया ऑफ प्रमोटिंग मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी वाज बाय विच कंट्री? वाज बाय अमेरिका. अब क्या कोई यहां पे सेंस बनती है कि आप G7 के समिट में क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, गोल्स ऑफ कोऑपरेटिव इंटरनेशनल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, जब ऑलरेडी एक फोरम है UNFCCC का, वहां पे सब बात करिए. आप G7 के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेके क्यों बात कर रहे हैं? तो G7 में तो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं, UNFCCC में तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं. अभी तक 2009 से 2010 से आज देखिए 11-12 साल हो चुके हैं. 2009 में आपने कोपेनहेगन समिट में बात कही थी अमीर देशों ने कि हम गरीब देशों को हर साल $100 बिलियन देंगे. तब तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं हो रही थी 2009 में, तब तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की भी बात नहीं हो रही थी. आज तो ये बातें और बढ़ गई हैं. तो डिस्पाइट के भी आप उन फोरम्स में कोलैबोरेट करें, आप अपने अलग से फोरम्स बना रहे हैं, तो मल्टीलेटरलिज्म का फायदा क्या हुआ? ठीक है. उसके बाद कॉम्पिटिटिव मल्टीलेटरलिज्म की हम बात करें, तो जहां पे अमेरिका चाह रहा है कि भी उसके अपने इस तरह के मिनी लेटरल इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पे चाइना जो है कॉम्पिटिटिव मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करता है कि भी कैसे मैं अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर को या अमेरिकन लेड इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कर सकता हूं. तो जैसे चाइना का ये एम्बिशियस BRI प्रोजेक्ट है, ठीक है. अब इस प्रोजेक्ट में $930 बिलियन इन्वेस्टेड है, दैट इज क्वाइट अ लॉट, राइट. और यहां पे नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए. और देखिए कितने सारे लोग यहां पे, यानी कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अब BRI के चलते, यानी कि 4-4.5 बिलियन लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, ठीक है. तो अब अगेन क्या फायदा मल्टीलेटरलिज्म को डिवाइड करने का, कॉम्पीट करने का? इसका क्या फायदा? बिकॉज लोगों को देखिए शेयर्ड ह्यूमैनिटी की बात यहां पे आती है. लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए. केवल 4 बिलियन लोगों को अलग से और बाकी 4 बिलियन लोगों को अलग से, ऐसा नहीं बनने वाला, ठीक है. ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमको कॉमन सॉल्यूशंस चाहिए इन प्रॉब्लम्स की. तो यहां पे कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है, यहां पे सहयोग बढ़ाने की जरूरत है. तो कंक्लूजन की हम बात करें तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि जो रूल्स नीडेड है फॉर द ह्यूमन वेलबींग और जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा? यहां पे जैसे हम कहते हैं द वर्ल्ड एज वन फैमिली, जैसे हम कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी SCO की, G20 की और UNSC की संभालने वाला है, तो ये जो प्रिंसिपल है वासुदेव कुटुंबकम, इसको हम काफी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है. बिकॉज अभी बहुत जरूरत है कि हम जो कॉमन कंसर्न्स हैं, जो कॉमन कंसर्न्स दुनिया भर के हैं, उसको कैसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं. तो यानी कि जो कॉमन कंसर्न्स हैं वो पावरफुल नेशंस के अलग से और बाकी लोगों के अलग से नहीं हो सकते हैं. कॉमन कंसर्न्स पूरी इंसानियत के, पूरी ह्यूमैनिटी के एक ही होंगे. चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? क्वेश्चन ऑफ द डे इज रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज सिम्बायोटिक. इसको इलैबोरेट करना है आपने 150 वर्ड्स में, और आपने इसको पोस्ट करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग. दोस्तों अभी आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस टेलीग्राम चैनल का एक्सेस पाने के लिए आप अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के नीचे जो लिंक में दिया हुआ है वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा. इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा. और यदि नहीं करा जाता तो आप हमारे टोल फ्री नंबर, ये जो 6280133177, इस नंबर पे आप अपने टेलीग्राम की ऐप से हमको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपको जरूर ऐड किया जाएगा. सो दोस्तों एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न्ड, बेस्ट आंसर किसी का नहीं लगा, बिकॉज आप क्वेश्चन का जो डिमांड था वो नहीं समझ पाए थे. तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉडल आंसर को प्लीज रीड करिए जो हमने क्वेश्चन साडे को पूछा था. सो दैट विल बी इट एज फार एज द डिस्कशन फॉर एडिटोरियल्स इज कंसर्न्ड. बाकी दोस्तों जाने से पहले आपके साथ एक क्विक एडवर्टाइजमेंट मैं शेयर करना चाहता हूं. तो एडवर्टाइजमेंट है इंडिविजुअल कोर्सेज की. सो दोस्तों यदि आप हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज बाय करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको पूरे GS की कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपके वीक हैं और उसमें आपको कंटेंट कवरेज चाहिए, उसमें आपको करंट अफेयर्स की कवरेज चाहिए, तो आप अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके वीक है. अब ये कूपन कोड है प्रीलिम्स 2023, इसको अवेल करेंगे, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 33% ऑफ भी मिलेगा. और आपने हमारे कोर्सेज के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आपको मिलूंगा मैं कल और एनालिसिस के साथ. आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.